हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य हमारा काफ़ी लंबे समय से तो नहीं, लेकिन लगभग पिछले 1 महीने से चल ही रहा है। और फिलहाल क्लास में परिवर्तन क्या हुआ है, उस परिवर्तन के संदर्भ में आप लोग क्या है भली भांति परिचित भी हैं। तो देखिए, आज की चर्चा का मुद्दा जो रहेगा, आज हम करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 का कंप्लीट पोस्टमार्टम। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 140 क्या समझाने की बात करता है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 143 जो आपका है, इसके होने की क्या वजह है, किस तरीके की कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके चलनी है। एक बात तो तय है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के कॉन्टेक्स्ट में जो जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है वो आप सभी लोगों के पास है, लेकिन मैं आपको शुरुआत में ये जागरूक करके चलता हूँ कि आने अब होगा क्या। देखिए, अब किस तरीके से आपको क्या है अपनी परीक्षाओं में जो परिवर्तन आप लोग देख रहे हो, उस परिवर्तन के हिसाब से किस तरीके से आर्टिकल 143 क्या चुनौती आपके सामने लेकर के आ सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 143 में 2 प्रकार की कनेक्टिविटीज होती हैं। एक और आप किसको रख के चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति को, और भारत के राष्ट्रपति के सामने कौन होंगे, सर्वोच्च न्यायालय होंगे। और ये बताया जाता है कि राष्ट्रपति कानून या विधि के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। ये सारी कहानियां हर किताब में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी, और यही जो आपका जनरल इन्फॉर्मेटिव ग्राउंड है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता भी है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। लेकिन देखो, जो आपका एग्जामिनर है वो आपको कहाँ कन्फ्यूज करके चलेगा, वो 2-3 प्रकार से आपको कन्फ्यूज करके चलेगा कि जब जब विधि या कानून के प्रश्न पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह मांगी जाएगी, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य हैं या नहीं है। तो कब सर्वोच्च न्यायालय बाध्य होंगे और कब सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र होकर के व्यवहार करेंगे, यानी कि बाध्य नहीं होंगे, ये कंडीशंस आपको क्या है बनानी आनी चाहिए। या फिर वो आपको इस प्रकार से थोड़ा कंफ्यूज करके चल सकता है कि मान लीजिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि या कानून के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, तो क्या राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होंगे या बाध्य नहीं होंगे, ये कंडीशंस आपको क्या है बनानी आनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक के रूप में आपके सामने आते हैं। भारत रूपी राज्य में और राज्य के क्या है संवैधानिक प्रमुख हैं। तो अगर आप आर्टिकल 143 को इस प्रकार से भी कैलकुलेट करने की बात करोगे कि विधि या कानून के किसी प्रश्न पर आर्टिकल 143 के बिहाफ पर अगर भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह मांगना चाहते हैं, तो क्या भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के प्रीमाइसिस में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। तो ये तमाम प्रकार की जो कंडीशंस हैं आज के समय में साथियों, आपको जो एग्जामिनर है आपके सामने रखेगा और आपको पजल करने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज्ड करने की कोशिश करेगा। तो आइए इन्हीं सभी सवालों के आलोक में आज की चर्चा को हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और विश्वास मानिएगा, आज की चर्चा आर्टिकल 143 पर होने के पश्चात ये सवाल 143 के अनुसार अगर किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो सवाल को पकड़ने के लिए आप क्या होंगे, तैयार पाएंगे अपने आप को। आप ऐसा महसूस करेंगे कि सवाल कहीं ना कहीं क्या है, हमारी गिरफ्त में है। सबसे पहले तो आप लोग तरीका सीखो। सबसे पहले आपको तरीका सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एक आर्टिकल का रेफरेंस हमारे पास है, और आर्टिकल को हमने क्या कहा, आर्टिकल को हमने क्या कहा, तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे, एक आर्टिकल हमारे पास है और आर्टिकल क्या है 143 है। तो सबसे पहले तो क्या है कि आर्टिकल 143 को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 143 को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होगा कि ये जो आर्टिकल 143 है ये एम्पावर्ड करता है। एम्पावर्ड करने का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली बनाने की बात करता है। और एम्पावर्ड किसको करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करता है। किसको करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को क्या है, एम्पावर्ड करके चलता है। ओके, तो अगर ये भारत के राष्ट्रपति को एम्पावर्ड करके चलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से राष्ट्रपति की एक पावर आपको निकालनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति को जो पावर मिलती है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, उसको क्या कहा जाता है, एडवाइजरी पावर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, एडवाइजरी पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
सलाहकारी शक्ति कहा जाता है। इन द सेम वे ये जो आपका आर्टिकल 143 है ये एम्पावर्ड करके चलेगा। अगेन आप क्या कहेंगे हिंदी में, शक्तिशाली बनाने की बात करेगा। और ये अब एम्पावर्ड किसको करेगा, तो आप क्या कहेंगे, मान लीजिए आपने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो अगर ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी कहे एम्पावर्ड करने की बात करता है, दैट मीन्स भारत के सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ से अब आपको एक पावर निकालनी पड़ेगी। उस पावर को आप क्या कहेंगे, एडवाइजरी पावर कहेंगे। सलाहकारी शक्ति एडवाइजरी पावर कहेंगे। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन मेरे प्यारे साथियों आपको आना चाहिए। अगर आर्टिकल 143 ने भारत के राष्ट्रपति को भी एम्पावर्ड किया है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी एम्पावर्ड करने का कार्य किया है, तो आप किस तरीके से करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति की शक्ति को तो आप क्या कहेंगे, सलाहकारी शक्ति यानी कि एडवाइजरी पावर कहेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर्ड कराने की बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को यहां से क्या मिलेगा, एडवाइजरी पावर। एडवाइजरी पावर नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मिलेगा। सॉरी फॉर दैट, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मिलेगा। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मिलेगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या आएगी, सलाहकारी एक शक्ति आएगी और राष्ट्रपति के पास क्या आएगा, एक एडवाइजरी पावर आएगा और सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या आएगा, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आएगा। यानी कि हम बड़े प्यार के साथ यहां पर यह भी स्टैब्लिश करके चल सकते हैं कि आपका जो आर्टिकल 143 है ये क्या करेगा, ये एक प्रकार का रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। ये एक प्रकार का रिलेशंस यानी कि संबंध स्थापित करने की बात कर रहा है। और संबंध जो स्थापित हुआ किस किस के बीच में है, एक तरफ आपके कौन है, प्रेसिडेंट है, और एक तरफ कौन आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने आपको सिखाया है, ये रिप्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल आना चाहिए। शब्दों का मायाजाल वहां पर जो होता है, तो शब्दों के मायाजाल में कई बार आप लोग इजीली पजल्ड हो जाते हैं। आपको पजल नहीं करना है बल्कि आपको ओपन वे में वहां पे डिस्कशन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 143 का आपके सामने क्या है, समझ में आ रहा होगा। अब कहानी क्या है, कहानी को आपके सामने रखते हैं, आइए चलिए। और कहानी जिस तरीके से आपके संविधान ने कही है, मैं पूरी स्टोरी उसी प्रकार से आपके सामने रखना चाहूँगा, ठीक है। और अच्छे से इस क्लास को ज़रा ऑब्जर्व करके पढ़ लेना, क्योंकि देखो होता क्या है कि कई बार हम ये महसूस करके चलते हैं कि कोई विषय वस्तु हमने पढ़ी तो है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि सवाल की लैंग्वेज आपको कई बार इतना ज़्यादा परेशान कर देती है, तो आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि शायद थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो हमारी कहानी क्या है, कुछ बदली हुई यहाँ पर क्या है हो जाती। पर चलो कोई बात नहीं, आओ। मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने सबसे पहले आप हमेशा क्या कहेंगे, सबसे पहले आप हमेशा ये कहेंगे कि मान लीजिए आपने लोकसभा को किसके साथ जोड़ा, राज्यसभा के साथ जोड़ा। लोकसभा को आपने किसके साथ जोड़ा, आपने राज्यसभा के साथ जोड़ा। लोकसभा और राज्यसभा की ओर से मान लीजिए किसी बिल को, और बिल का मतलब क्या है, यहां पे हम कह सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ बिल, एनी टाइप ऑफ बिल। अगर किसी बिल को क्या कराया गया, पारित, पारित का मतलब क्या होगा, मान लीजिए पास्ड कराया गया। और आप लोग जानते हैं कि अगर कोई बिल है तो बिल का आप कभी भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करा पाते। इंप्लीमेंटेशन आप हमेशा किसका करा पाते हैं, किसका करा पाते हैं, आप बिल का नहीं करा पाते हैं बल्कि एक्ट का करा पाते हैं। तो जो बिल है, बिल अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास्ड हो गया यानी कि पारित हो गया है, तो अब आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा, अब आप इसको एक्ट बनाना पड़ेगा। और अब आप अगर इसको एक्ट बनाना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्या है, एक नीड होगी। यहां पर आपको क्या है, एक नीड होगी। और उस नीड में क्या होगा, आपको सिग्नेचर चाहिए होंगे। आपको क्या चाहिए होंगे, आपको सिग्नेचर चाहिए होंगे। और मामला अगर केंद्र का है तो सिग्नेचर आपको किसके चाहिए होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चाहिए होंगे। किसके सिग्नेचर आपको चाहिए होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चाहिए होंगे। और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर आपको क्या है, प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये बिल जो है ये क्या बन जाएगा आपका, फाइनली ये आपका एक्ट बन जाता है। और जैसे ही एक्ट बन जाता है तो आप इसको क्या करा पाते हैं, लागू करा पाते हैं। तो ये प्रोविजन आपको यहां पे जोड़ के चलना पड़ेगा। और बिल को आप कैटेगराइज करके ना चलें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना भी आपको कंफ्यूज करके चले, केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में, केवल वित्त विधेयक के संदर्भ में, केवल धन विधेयक के संदर्भ में, या केवल संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 143 में क्या है,
एनी टाइप ऑफ बिल की कैलकुलेशन है। बिल आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने उसको पारित कराया है और पारित कराने के बाद जब आप उसको एक्ट बनाने की बात करेंगे तो केंद्र की बात आप लोग करते हैं तो आपको राष्ट्रपति के सिग्नेचर्स आपको चाहिए होंगे, और जैसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर ये बिल आपका क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, तो उसके तुरंत बाद ये क्या बन जाएगा, आपका एक्ट बन जाएगा और उसके बाद आप इसको क्या लागू करा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं इनके बारे में हम एक इफेक्टिव कैलकुलेशन कर लेते हैं, और उस इफेक्टिव कैलकुलेशन का मतलब ये है, देखिएगा उस इफेक्टिव कैलकुलेशन का मतलब ये है, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश यहां पे करता हूं। आप ऐसा मान के चलिएगा, मान लीजिए जो बिल है ये एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इस तरीके से आया है, और अगर ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इस तरीके से आया है तो मान लीजिए ऐसा मान के चलते हैं कि इसके पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है, प्रोविजंस है। तो देखिए हमारी व्यवस्था ये कहती है कि राष्ट्रपति से संविधान ये अपेक्षा करके चलता है कि भाई जो विधेयक आपके पास आया है, विधेयक के जो नाना प्रकार के प्रावधान हैं, इन नाना प्रकार के प्रावधानों को जरा कैलकुलेट करके देखो कि क्या ये संविधान के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं, या संविधान के साथ इनकंसिस्टेंट है, यानी कि क्या ये संविधान के साथ संगत है या तर्कसंगत नहीं है। इस तरीके की बातें आपको करके चलनी है। और अगर आप किसी भी, है ना, अगर आपको लगता है कि भाई कोई भी प्रावधान आपके अकॉर्डिंग थोड़ा क्या है, संविधान के साथ तर्कसंगत नहीं है, या संविधान को बेचैनी दे सकता है, संविधान को परेशानी दे सकता है, या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, तो आप उस हिसाब से क्या अपना एक्शन लें। वो एक्शन जो लिया जाता है वो वीटो पावर के अकॉर्डिंग लिया जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने इन प्रोविजंस को क्या कहा, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आपने कहा। तो मान लीजिए ऐसा महसूस करते हैं कि राष्ट्रपति के सामने कोई बिल है, कोई विधेयक है, और वो जो आपका विधेयक है उसमें जो आपका सेकंड वाला प्रावधान है, इस सेकंड वाले प्रावधान में राष्ट्रपति को क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। राष्ट्रपति को क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, यानी कि राष्ट्रपति जो है अपने आप को अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन को क्या कहा जाता है, कानून या विधि का कोई प्रश्न पैदा होना। इसी कंफ्यूजन को असल में क्या कहा जाता है, कानून या विधि का कोई प्रश्न पैदा होना। तो कहानी तो यही है, मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं। लोकसभा और राज्यसभा अगर किसी भी बिल को पारित करते हैं तो आप उसको बनाएंगे क्या, एक्ट, मतलब हिंदी में आप उसको क्या बनाएंगे, अधिनियम बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप उसको अधिनियम नहीं बनाएंगे तब तक आप उसको लागू भी नहीं करा पाएंगे। तो अधिनियम बनाए जाने के कॉन्टेक्स्ट में आपकी एक आवश्यकता है कि आपको राष्ट्रपति के सिग्नेचर चाहिए होंगे। जैसे ये बिल राष्ट्रपति के सिग्नेचर रिसीव कर लेगा तो उसके तुरंत बाद क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, और आप इसको लागू करा पाएंगे। लेकिन हमें यहां पर आर्टिकल 143 की कैलकुलेशन करनी थी। तो ठीक है, यहां तक आर्टिकल 143 के कॉन्टेक्स्ट में जो भी हमने डिस्कशन किया है, आप उस बात को भलीभांति समझ पा रहे होंगे। और मुद्दा जो जिस तरीके से हमने आपके सामने रखा है, आर्टिकल 143 की कैलकुलेशन आपको स्टार्टिंग में उसी तरीके से क्या है करनी है। अब मेजर डिस्कशन देखो आपका क्या बनेगा। मेजर डिस्कशन आपका यह बनेगा कि आप इसको ऐसा कह पाओगे कि जो हमने एक कंक्लूजन निकाला, जिसको हमने क्या कहा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो हम कहेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी रिलेटेड। कैन बी रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका विधि का प्रश्न होगा या ये जो आपका कानून का प्रश्न होगा, ये कितने प्रकार से आपके सामने आ सकता है, किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके चलेंगे। तो देखो पहले तो इसका कॉमन ग्राउंड बनाना चाहिए। को कॉमन ग्राउंड रहेगा 26 जनवरी 1950, और यहां पर भी क्या रहेगा आपका 26 जनवरी 1950। ओके, यहां आपको लिखना पड़ेगा कि 26 जनवरी 1950 से पहले, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, वहां बिफोर है तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे आपको आफ्टर आपको लिख करके क्या है चलना पड़ेगा। यानी कि विधि या कानून का जो आपका प्रश्न है, ये 26 जनवरी 1950 से पहले के किसी कानून के संदर्भ में भी हो सकता है या किसी व्यवस्था के संदर्भ में हो सकता है। यह विधि या कानून का जो आपका प्रश्न है, ये 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान के लागू होने के बाद के किसी कानून या किसी व्यवस्था के संदर्भ में भी हो सकता है।
अब इसको देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले दिखाना है कि सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार क्या होगा, किस तरीके से जो आपका एग्जामिनर है वो सुप्रीम कोर्ट के व्यवहार को लेकर के आपको इजीली पजल्ड करने की कोशिश करेगा। तो अगर 26 जनवरी 1950 के कॉन्टेक्स्ट में ये आपका विधि या कानून का प्रश्न जो आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसकी अगर आप कैलकुलेशन करने की बात करेंगे तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे ये है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रोच करते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस के लिए क्या होंगे, बाउंड होंगे। ये बात समझ लो, एडवाइस के लिए क्या होंगे, बाउंड होंगे। यानी कि अगर विधि या कानून का जो प्रश्न का मुद्दा उठाया आपने आर्टिकल 143 की ओर से, अगर ये 26 जनवरी 1950 से पहले के संदर्भ में कैलकुलेट हो पा रहा है और राष्ट्रपति इसके संदर्भ में अगर सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करने की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी एडवाइस दिए जाने के कॉन्टेक्स्ट में क्या होंगे, बाध्य होंगे। ये बात यहां पे आपको अपने जहन में स्टैब्लिश करके चलनी पड़ेगी। इन द सेम वे अगर मामला 26 जनवरी 1950 की बात का है तो इस केस में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बात को समझना, इस केस में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रोच करते हैं अगेन, और अप्रोच किसको करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइज दिए जाने के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, बाउंड नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एडवाइज दिए जाने के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, बाउंड नहीं होंगे। यानी कि यहां आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो बात को समझ जाओ। आर्टिकल 143 के आलोक में विधि या कानून के प्रश्न को अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के व्यवहार के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो सर्वोच्च न्यायालय के साथ व्यवहार करने का सही तरीका आपका यह होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान के लागू होने के पहले के कंडीशन में अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करेंगे तो राष्ट्रपति सलाह देने के लिए बाध्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए क्या बाध्य हैं। और अगर विधि या कानून का प्रश्न 26 जनवरी 1950 के बाद की ओर इशारा करेगा और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करने की बात करेंगे तो यहां जो आपके सर्वोच्च न्यायालय है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यहां बाध्य हैं और यहां पर बाध्य नहीं। तो इसे आप क्या कहेंगे, कंप्लीट बिहेवियर ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्पेशली अंडर द लाइट ऑफ आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो तरीके से आपके सामने आता है और दोनों तरीके अच्छी तरीके से क्या आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अगली कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, अगली कैलकुलेशन आपको ये करनी है ना। अब आपको राष्ट्रपति का व्यवहार दिखाना पड़ेगा। अब आपको क्या, राष्ट्रपति का व्यवहार दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए इसको मैंने ऐसे कहा कि बिहेवियर ऑफ प्रेसिडेंट। कंडीशंस आपने क्या बनाई है जी, दो कंडीशन आपने बनाई है। एक क्या है, 26 जनवरी 1950 के पहले की कंडीशन है। सेकंड वन क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद की कंडीशन है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति यूज किसका करते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल 143, तो ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि एक एडवाइस आएगी और एडवाइस किसकी होगी, एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की होगी। लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा कि इन द बोथ केसेस जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, वो बाउंड नहीं होंगे, वो बाध्य नहीं होंगे, वो बाउंड नहीं होंगे, यानी कि वो बाध्य नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों ही केसेस में राष्ट्रपति विधि या कानून के किसी प्रश्न का संदर्भ लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय को अगर अप्रोच करने की बात करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अगर दोनों ही केसेस में कोई भी सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है
तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। यानी कि निष्कर्ष से निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक कंडीशन है जहां सुप्रीम कोर्ट को सलाह दिए जाने के संदर्भ में बाध्य होना पड़ेगा, लेकिन जो आपके राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों ही केसेस में क्या है, ऐसी सलाह के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय का व्यवहार कैसा रहेगा, आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति का व्यवहार कैसा रहेगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को तो एक कंडीशन में बाध्य होना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति को दोनों ही कंडीशन में आप बाउंड करा के नहीं दिखाएंगे। वो सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जो एडवाइस दी गई है उस एडवाइस से डिफरेंट वे में जाकर भी अपना व्यवहार करने की स्थिति में होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। तो यहां वो ज्यादा आपको परेशान करके चल सकता है। यहां लैंग्वेज ओरिएंटेड आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो जो लैंग्वेज ओरिएंटेड आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा या अगर आपको वो परेशान करने की कोशिश करेगा, उस मुद्दे को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि ये बात भली बातें क्या है आपकी समझ में आ रही होगी। अब एक नई बात, और अब जो नई बात है उसको लेकर भी जो आपका एग्जामिनर है वो आपको बड़ी आसानी के साथ परेशानी में डाल सकता है और आप परेशान ना हो, इस नाते वो डिस्कशन मैं क्या है आपके सामने कर रहा हूं। अब देखिए उसको आप कैसे करेंगे। होता क्या है, मान लीजिए एक तरफ आपने क्या कहा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक तरफ आपने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, और यहां पर बीच में हमने क्या स्टैब्लिश किया, आर्टिकल 143, भारतीय संविधान का आर्टिकल 143। ओके, तो अब आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर आर्टिकल 143 के बिहाफ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करते हैं, कानून या विधि के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एडवाइस मांगना चाहते हैं, तो क्या राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के प्रीमाइसिस में फिजिकली प्रेजेंट होने की आवश्यकता है या नहीं है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के प्रीमाइसिस में फिजिकली प्रेजेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। असल में यहां पर राष्ट्रपति को कोई क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। असल में यहां पर राष्ट्रपति को कौन क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के प्रीमाइसिस में फिजिकली प्रेजेंट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा, तो जनरली ये कहा जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जनरली क्या कहा जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और देखो यहां पे ये तो आप अपने जहन में लेकर के चलेंगे कि जनरली राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। लेकिन मान लीजिए वो ये कहे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के स्थान पर आपके सवाल के माध्यम से क्या कहे कि सॉलिसिटर जनरल, तो आप इसको भी क्या करके आएंगे, ओके करके आएंगे। इसको भी आप क्या करके आएंगे, ओके करके आएंगे। सामान्य व्यवस्था तो यही बनाई गई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहें तो अपनी ओर से किसको भेज सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल को भी भेज सकते हैं। या आप इसको बदल के ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस समय अवेलेबल नहीं है, तो आर्टिकल 143 के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के प्रीमाइसिस में और राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेंगे, तो वहां अगर वो जानबूझ के दे, अटॉर्नी जनरल के स्थान पर क्या दे, सॉलिसिटर जनरल देने की बात करे, तो ये मामला भी क्या माना जाएगा, ओके माना जाएगा। कई बार आप लोगों के एग्जामिनेशन में सवाल यह भी उठता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच कम्युनिकेशन कराने का कार्य कौन करता है। तो वहां अगर ऑप्शन में महान्यायवादी है तो महान्यायवादी आपके आंसर हो जाएंगे, और अगर ऑप्शन में महान्यायवादी नहीं है और महान्यायवादी के स्थान पर क्या है, सॉलिसिटर जनरल है, तो वहां पर आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सॉलिसिटर जनरल हो जाएंगे। तो मामला मैंने पूरा आपको समझा दिया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 को रिप्रेजेंट आप किस प्रकार से करेंगे,
जब आप रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 143 है वो राष्ट्रपति को एक एडवाइजरी पावर देता है और सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन दे करके चलता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ को आप कैसे जनरेट करने की बात करेंगे, उसको आप कैसे कैलकुलेट करने की बात करेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो आपका है उसको किस प्रकार से आप कैटेगराइज करके चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का व्यवहार क्या होगा और राष्ट्रपति का व्यवहार क्या होगा, क्या सर्वोच्च न्यायालय के प्रीमाइसेस में राष्ट्रपति को फिजिकली प्रेजेंट होने की कोई आवश्यकता पड़ेगी? जी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये सारी कहानी क्या है मैंने आपके सामने रख दी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आर्टिकल 143 वाला जो मुद्दा है ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, परेशान करके नहीं चलेगा। आप बड़ी आसानी के साथ अपने आप को वहां पर कैलकुलेट करा पाएंगे और सवाल आपके क्या रहेगा, ग्रिप में रहेगा। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और आर्टिकल 143 की जो दुविधा रहती है उस दुविधा को हमने आज की इस चर्चा के माध्यम से क्या है, दूर करने का कार्य कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि चर्चा आपको पसंद आएगी और आप इस चर्चा के हिसाब से अपने आप को क्या है, लाभान्वित भी करके चलेंगे और हमारा उद्देश्य यही है। बस इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।